जादुई सोने की गाजर का पेड़। गांव के एक छोटे से कोने में रंजन अपनी पत्नी केसर के साथ रहा करता था। उनके पास पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर खेती करना हमेशा से ही बहुत मुश्किल भरा काम रहा था। ने उनकी हर फसल को एक चुनौती बना दिया था। लगातार कई दिनों से पड़ रहे भयानक सूखे ने उन्हें और भी तोड़ दिया था। सुनिए जी, क्यों इतना चिंतित बैठे हो? मैं क्या करूं केसर, हमारी ये जमीन ये तो पत्थर से कम नहीं। जब सब जगह अच्छी फसल होती है तब भी हमें मुट्ठी भर अनाज ही मिलता है, और अब इस सूखे ने तो रही सही उम्मीद भी छीन ली। मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। दवाई भी नहीं ला पा रहा हूं मैं। ये जमीन तो हमेशा से ही ऐसी थी, पर हमने कभी हार नहीं मानी। हम मेहनत से नहीं घबराए। तुम्हारी ये उदासी मुझे मेरी बीमारी से भी ज्यादा दुखी कर रही है। मेरी चिंता मत करो, मुझे बस ये डर है कि ये छोटी सी जमीन कहीं हमारी जान न ले ले। अब तो दवाई के भी पैसे नहीं बचे हैं, कहाँ से लाऊं? ये सब मेरी किस्मत है। किस्मत को दोष मत दो, तुम हिम्मत मत हारना। हम गांव वालों से बात करेंगे। जब तक बारिश नहीं होती तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालूंगा। तुम बस हिम्मत रखो। रंजन रात भर सोचता रहा। सुबह होते ही वो एक कठोर निर्णय लेकर झोपड़ी से बाहर निकला। उसे केसर की दवाई और घर के लिए कुछ अनाज का इंतजाम करना था। उसने गांव के सबसे धनी व्यक्ति सेठ धर्मपाल से मदद मांगने का फैसला किया। वो सेठ के घर जाता है। सेठ जी, आपके चरणों में प्रणाम। हाँ, क्या काम है? जल्दी बोल, मेरे पास समय नहीं है। सेठ जी, मेरी पत्नी केसर की तबीयत बहुत खराब है। लगातार बुखार है, दवाइयाँ चाहिए, और इस सूखे ने तो सब बर्बाद ही कर दिया है। हाथ जोड़ने आया हूँ, मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दीजिए। मैं फसल होते ही ब्याज समेत लौटा दूंगा। कर्ज? और तुझे? तेरे पास है क्या जो तू लौटाएगा? मेरी जमीन है सेठ जी, पुश्तैनी जमीन है। वही पत्थरों का टुकड़ा? रंजन, तू किस दुनिया में जी रहा है? उस बंजर जमीन पर पिछले 10 साल से एक दाना भी ठीक से नहीं उगा, और अब इस भयानक सूखे में तेरी उस जमीन की कीमत एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। यहाँ से जा। मैं किसी बेकाम के आदमी को एक पैसा नहीं दूंगा, जिसकी जमीन ही किसी काम की ना हो। अपमान और निराशा से भरा रंजन सेठ की हवेली से बाहर निकल आया। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हार मानकर रंजन सीधा अपने खेत पर आया। वो उसी पथरीली जमीन पर बैठ गया जिसे सेठ ने पत्थरों का टुकड़ा कहा था। निराशा से उसकी आंखें भर आई। कहाँ से लाऊं केसर के लिए दवाई? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। अचानक रंजन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। वो हताशा में जमीन पर जोर जोर से वार करने लगा। उसे लगा कि वो अपनी सारी निराशा और गुस्सा इस बंजर जमीन पर निकाल दे। ले, खोद देता हूं तुझे। सेठ ने सही कहा था, तू किसी काम का नहीं है। पत्थर पत्थर और बस पत्थर। वो कुछ देर तक पागलों की तरह खुदाई करता रहा। अचानक एक जोरदार वार पर उसकी कुल्हाड़ी किसी खोखली और सख्त चीज से टकराई। ये क्या? पत्थर तो नहीं था। रंजन ने ध्यान से अपने हाथ से आसपास की मिट्टी हटाई। मिट्टी के नीचे एक छोटा सा पुराना लकड़ी का बक्सा दबा हुआ था। वो धूल से सना हुआ था। मेरी जमीन में ये बक्सा कहाँ से आया? वो उस बक्से को लेकर सीधा अपनी झोपड़ी की ओर भागा। उसने सोचा कि शायद इसमें कुछ ऐसा हो जिससे वो केसर की दवाई ला सके। रंजन जल्दी से झोपड़ी में पहुंचा, जहां केसर बिस्तर पर लेटी थी। केसर, देखो, ये देखो, मुझे जमीन में खुदाई करते समय ये बक्सा मिला। बक्सा? जरा दिखाना जी, कहीं किसी साहूकार का दबाया हुआ खजाना तो नहीं? रंजन ने उस पुराने मिट्टी लगे बक्से को बड़ी मुश्किल से खोला। अंदर कोई सोना चांदी नहीं, बस मखमल के एक टुकड़े पर लिपटा हुआ एक अकेला चमकदार सोने का बीज रखा था। बस ये एक बीज, और वो भी सोने का। सेठ ने मेरी जमीन को पत्थर कहा था, पर मेरी किस्मत तो उससे भी बदतर निकली। नहीं रंजन, निराश मत होइए। मुझे लगता है ये बीज कोई साधारण बीज नहीं है। मैंने अपनी नानी से ऐसी कहानियां सुनी है कि जमीन अपना सबसे बड़ा रहस्य सबसे बुरे वक्त में ही देती है। ये सोने का बीज, ये ईश्वर की तरफ से हमारी अंतिम आशा है। आशा? एक बीज से क्या होगा केसर? इस बंजर जमीन ने हमें निराश किया है, लेकिन इस बीज पर विश्वास कीजिए। इसे उसी जगह बोआइए जहाँ से ये बक्सा मिला था। हमारी सारी उम्मीदें इसी से बंधी है। इस बीज को बोना ही हमारा निस्वार्थ प्रेम का कर्म होगा, जिससे हमें सूखे और दुख को हरा पाएंगे। ठीक है केसर, जैसा तुम कहोगी मैं इसे तुरंत बोकर आता हूँ।
अगर यही हमारी आखिरी उम्मीद है तो मैं पूरी श्रद्धा से इसे जमीन को सौंप दूंगा। रंजन अपने हाथ में सोने का बीज लेकर उसी बंजर पथरीली जमीन पर गया। उसने पूरी श्रद्धा और उम्मीद के साथ उस बीज को मिट्टी में दबा दिया। जैसे ही अगली सुबह हल्की रोशनी फैली, वो बिना केसर को बताए झोपड़ी से बाहर निकल आया और सीधा अपने उस पथरीली खेत की ओर भागा जहां उसने सोने का बीज बोया था। घुटनों के बल जमीन के पास बैठकर क्या हुआ होगा? क्या केसर का विश्वास सही था या ये बस एक और निराशा होगी? उसने देखा कि जहां कल रात उसने बीज बोया था, वहां की मिट्टी थोड़ी फूली हुई थी और वहां से एक मजबूत छोटा पेड़ फूट निकला था। रंजन ने अविश्वास में अपनी आंखें मली। सूखे और सख्त जमीन पर इतने कम समय में एक पौधा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये कैसा पौधा है? रंजन देखता रहा। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, पेड़ तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही घंटों में उस पेड़ पर फल या पत्तियां नहीं, बल्कि चमकीली सुनहरी सोने की गाजरें लटकने लगी। वो इतनी चमकदार थी कि सूर्य के प्रकाश में आंखें चौंधी आ रही थी। सोने की गाजर? ये गाजरों का पेड़ है? गाजरें पूरी तरह से सुनहरी थी और हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। रंजन ने कांपते हाथों से उनमें से सबसे बड़ी सोने की गाजर तोड़ी। वो वजन में इतनी भारी थी कि रंजन को विश्वास नहीं हुआ। ये शुद्ध सोना था जो उनकी बंजर जमीन पर उगा था। केसर का विश्वास सही था। भगवान ने हमें नहीं छोड़ा। रंजन तुरंत उस सोने की गाजर को एक कपड़े में लपेटकर शहर की ओर भागा। उसने शहर के सबसे भरोसेमंद सुनार की दुकान ढूंढी। सेठ जी, क्या कीमत होगी इसकी, आप बता सकते हैं? सुनार ने जब उस शुद्ध सोने की गाजर को देखा तो वो आश्चर्य से खड़ा हो गया। उसने तुरंत वसन किया और रंजन को उसकी मुंह मांगी कीमत से भी ज्यादा पैसे दिए। ऐसी कारीगरी और शुद्धता ये तुम्हें कहाँ मिली? मुझे मेरी जमीन ने दी है सेठ जी। पैसों से भरी पोटली लेकर रंजन की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। उसने सबसे पहले गांव के वैद्य से केसर के लिए सबसे अच्छी दवाई खरीदी। फिर ढेर सारा अनाज और फल सब्जियां लाकर वो झोपड़ी की ओर भागा। वो झोपड़ी के अंदर गया। केसर, देखो मैं आ गया। तुम इतनी देर कहाँ थे और ये सब? अब चिंता मत करो मेरी केसर, बस ये दवाई लो। हमारे सोने के बीज ने चमत्कार कर दिया। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें वो पेड़ दिखाऊंगा जिस पर गाजरें नहीं, सोने की गाजरें उगती है। सोने की गाजरें? हाँ केसर, तुम्हारे विश्वास ने चमत्कार कर दिया। रंजन केसर को सोने की गाजर का पेड़ दिखाने के लिए खेत में लेकर जाता है। केसर ये सब देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद रंजन ने सोने की दूसरी गाजर बेची और केसर के लिए अच्छा भोजन, कपड़े और घर की मरम्मत का सामान लाया। उसकी झोपड़ी में अब खुशहाली थी। गांव के लोग रंजन की अचानक आई समृद्धि देखकर हैरान थे। रंजन, अब हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। वो पेड़ हमारा भगवान है। हाँ केसर, पर हमें ये राज किसी को नहीं बताना होगा। कुछ ही दिनों में केसर की तबीयत में काफी सुधार आ गया। रंजन रोज एक सोने की गाजर तोड़कर चुपके से शहर बेच आता था और उन पैसों से वो केसर के लिए पौष्टिक भोजन और गांव वालों के लिए कुछ दान भी करने लगा। रंजन की अचानक आई खुशहाली सेठ धर्मपाल की नजरों से छिप नहीं सकी। अरे, उस रंजन की हालत अचानक कैसे सुधर गई? उसके पास एक कौड़ी नहीं थी और अब घी दूध खरीद रहा है और उसकी बीमार पत्नी ठीक हो रही है। पता लगाओ, क्या उसने कहीं कोई खजाना खोज लिया है? मुनीम ने जल्दी ही गांव में अफवाहों के सहारे सच जान लिया कि रंजन के बंजर खेत में रात भर में सोने की गाजरों वाला एक जादुई पेड़ उगा है। मुनीम ने डरते डरते सेठ को पूरी बात बताई। जादुई पेड़? सोने की गाजरें? अगर वो मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे जिले का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे वो पेड़ चाहिए। अगर वो जादू जमीन में है तो हम पेड़ को मिट्टी समेत उखाड़ लेंगे। लालच में डूबे सेठ धर्मपाल ने उसी रात अपने 2 मजबूत आदमियों को बुलाया और चुपचाप रंजन के खेत की ओर चल पड़ा। सेठ धर्मपाल और उसके आदमी चोरी छिपे जादुई पेड़ के पास पहुंचे। सोने की गाजरें चांदनी की हल्की चमक बिखेर रही थी। देखो कितना सोना, जल्दी करो, कुदाल उठाओ और इस पेड़ को मिट्टी समेत उखाड़ कर मेरे घर ले आओ। जैसे ही सेठ के आदमियों ने कुदाल उठाई और पेड़ के पास की जमीन खोदना शुरू किया, एक अजीब घटना हुई। अरे, ये जमीन सख्त कैसे हो गई? कुदाल मिट्टी में धंसी नहीं रही।
और यहाँ से अजीब सी भीनी भीनी गर्मी आ रही है। सेठ धर्मपाल को अपने आदमियों पर गुस्सा आया। वो खुद जमीन पर झुक गया और जोर लगाकर कुठाल चलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ जमीन को छुआ, जमीन अचानक से चिपचिपी हो गई। अरे ये क्या, मेरा पैर धंस रहा है और मैं हिल भी नहीं पा रहा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जादुई पेड़ की सोने की गाजरें अचानक अपनी चमक खो बैठी और सूखे बेकार पत्थरों की तरह दिखने लगी। सेठ के लालच को देखते ही जादू पलट गया। सोना, सोना कहाँ गया? ये सब क्या बकवास है? जमीन की चिपचिपाहट और असहनीय गर्मी ने सेठ को बुरी तरह फंसा लिया। वो चीखने लगा। उसके आदमी किसी तरह अपने पैरों को खींचकर भागने में सफल हुए, लेकिन सेठ पूरी तरह से कीचड़ जैसी भारी मिट्टी में फंस चुका था। बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मैं अब ये पेड़ नहीं लूंगा। काफी देर संघर्ष करने के बाद सेठ किसी तरह गंदी मिट्टी से खुद को बाहर निकाल पाया। वो बुरी तरह से थक चुका था। उसके कपड़े फटे थे और शरीर पर मिट्टी लगी थी। उसने मुड़कर देखा। जैसे ही वो दूर हटा, सोने की गाजरों ने फिर से चमकना शुरू कर दिया। सेठ धर्मपाल अपना मुंह छिपाकर अपमान और सबक लिए हुए खाली हाथ अपने घर लौट गया। उसने उस रात के बाद फिर कभी रंजन के खेत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह रंजन जब खेत पर आया तो उसने जमीन पर खुदाई के निशान और सेठ के कपड़ों के फटे टुकड़े देखे। वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। उसने पेड़ को छुआ और ईश्वर का धन्यवाद किया। आधी रात का समय था। अनीता अपना चेहरा ढके हुए, हाथ में दराते लिए हुए चुपचाप बस चलती जा रही थी। तभी कुछ दूर चलने पर अनीता खुद से बोलती है, आज किसी भी हाल में मैं उस जादुई गन्ने के खेत से गन्ना तो लेकर ही रहूंगी। जो भी उस गन्ने के खेत से गन्ना अपने घर लेकर आता है, उसका घर धन से भर जाता है और मैं धनवान बनना चाहती हूँ। खुद से बात करते करते अनीता काफी दूर एक बहुत बड़े गन्ने के खेत में पहुंच जाती है। उस खेत में बड़े ही लंबे लंबे और सुंदर गन्ने लगे हुए थे। रात के अंधेरे में भी उन गन्नों में से एक अजीब तरीके का प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, जिससे आसपास धीमी धीमी रोशनी फैल रही थी। तभी उन गन्नों को देखकर अनीता बोलती है, अब मैं जल्दी से इस खेत से गन्ने ले लेती हूँ और उसके बाद मैं उन गन्नों को अपने साथ ले जाऊंगी और फिर मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ऐसे ही अनीता गन्ने के खेत में जब पहला कदम रखती है तो उसे जोर का बिजली के झटके जैसा झटका लगता है और वो दूर सड़क पर जा गिरती है। अनीता खुद को संभालती है और फिर से गन्ने के खेत में जाने की कोशिश करती है, पर फिर से उसे जोर का झटका लगता है और वो सड़क पर गिरती है। अनीता बार बार प्रयास करती है, पर वो गन्ने के खेत में दाखिल नहीं हो पाती। तभी जोरों की हवा चलती है और गन्ने के खेत में लगे सारे जादुई गन्ने जोर जोर से हिलने लगते हैं और एक डरावनी सी आवाज आती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपने लालच को पूरा करने के लिए इस गन्ने के खेत से बड़ी आसानी से गन्ने ले जाओगी? तुम जैसे लालची लोगों के लिए ये जादुई गन्ने बिल्कुल भी नहीं है। चली जाओ यहाँ से। नहीं, जादुई गन्ने तो मैं लेकर ही जाऊंगी। कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। और तुम जो भी हो, सामने आकर बात करो। ऐसे छुप छुप कर क्यों बोल रहे हो? अपनी सलामती चाहती हो तो चली जाओ, वरना आगे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा हो। इसीलिए अभी भी वक्त है। अपनी सलामती को ध्यान में रखते हुए चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जादुई गन्ना लेने आई हूँ और लेकर ही जाऊंगी। जब तक मैं जादुई गन्ना नहीं लूंगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी। शायद तुम्हें अभी हमारी शक्ति का अंदाजा नहीं है। ये मत भूलो कि हम जादुई गन्ने हैं और हमारे पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। इसीलिए हमसे भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अनीता फिर से पूरी हिम्मत के साथ खड़ी होती है और खेत के अंदर जाने लगती है, लेकिन इस बार जादुई गन्ने के खेत से 2 गन्ने अपने आप ही निकलकर बाहर आते हैं और अनीता को मारना शुरू कर देते हैं। अनीता ये सब देखकर घबरा जाती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो गन्ने वापस से खेत में जाकर अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और अनीता अपने घर पहुंचती है, जहां पर उसका पति हरि उससे बोलता है, अरे ये क्या, तुम खाली हाथ वापस क्यों आ गई और ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी?
अरे वो जादुई गन्ने के खेत से तो गन्ने निकाल कर लाना इतना आसान नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अंदर ही नहीं जा पाई और मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी कोशिश करने के बावजूद मैं कामयाब क्यों नहीं हो पाई। तो फिर अब हम क्या करेंगे? हमारे पास बस आज रात का ही मौका था। कल से हमें फिर से आने वाली अमावस का इंतजार करना होगा। अब हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बीच हम देखते हैं कि उन जादुई गन्ने को हासिल करने का कोई और रास्ता है क्या। अनीता और हरी दोनों एक गांव में रहा करते थे। दोनों के घर के हालात ठीक ठाक ही थे, पर दोनों ही पति पत्नी बहुत ज्यादा लालची थे। उनके गांव से काफी दूर जाकर एक जादुई गन्ने का खेत था, लेकिन उस खेत में से कोई भी गन्ना अपनी मर्जी से निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। गांव वालों का मानना था कि अगर उस खेत का गन्ना किसी के भी घर में होगा तो वो घर धनवान हो जाएगा। यही सारी बातें सोचकर अनीता भी उस जादुई गन्ने के खेत से गन्ना निकालकर अपने घर लाना चाहती थी, लेकिन उस गन्ने को अगर निकाला जा सकता था तो सिर्फ और सिर्फ अमावस की रात को। उसके अलावा किसी भी दिन जादुई गन्ने के खेत से कोई भी गन्ना नहीं निकल सकता था। अपने इस लालच को पूरा करने के लिए ऐसे ही एक दिन अनीता एक बहुत ही बड़े बाबा के पास जाती है और वहां जाकर बोलती है, बाबा जी मेरी मदद कीजिए। मैं लगातार कई अमावस पर जादुई गन्ने के खेत से गन्ना निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर बार मैं नाकामयाब हो जाती हूँ। आप ही कोई रास्ता बताइए ना बाबा जी। जब तक तेरे मन में लालच है तब तक तू उस जादुई गन्ने के खेत से गन्ना तो क्या एक पत्ता भी नहीं ला सकती। अगर तू सच में उस जादुई गन्ने को हासिल करना चाहती है तो उसके लिए तुझे अपने मन से लालच को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लेकिन बाबा ये कैसे हो सकता है? किसी भी कार्य को करने के पीछे हर इंसान का स्वार्थ छुपा होता है और कहीं ना कहीं इसमें मेरा स्वार्थ है, मेरा लालच है। अगर आप मेरी सच में कोई मदद कर सकते हैं तो मुझे कोई दूसरा रास्ता बताओ। उसका दूसरा रास्ता है मेरे पास, लेकिन वो दूसरा रास्ता तेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। बाबा आप मुझे बस वो दूसरा रास्ता बताइए, बाकी वो कैसे करना है वो मैं देख लूंगी। ठीक है, अगर तू सच में जादुई गन्ने की शक्तियों को हासिल करना चाहती है तो सुन मेरी बात। तू एक काम कर सकती है। तुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश करनी होगी जो दिल का साफ हो, अच्छा हो, और उसे अमावस वाले दिन उस जादुई गन्ने के खेत में गन्ना लेने के लिए भेज देना। हो सकता है इससे तेरी बात बन जाए। इसके अलावा हम तेरी मदद नहीं कर सकते। ठीक है बाबा, अब मैं इसी दूसरे रास्ते के राह पर चलकर और जादुई गन्ने की जादुई शक्तियों को अपना बनाकर रहूंगी। अनीता वहां से अपने घर आ जाती है और उस बाबा के कहे अनुसार ऐसे ही किसी इंसान को तलाश करने लगती है। तभी अनीता को अपने पड़ोस में रहने वाले एक गरीब सी लड़की सोनी ध्यान आती है। वैसे तो अनीता कभी उससे कुछ खास बातचीत किया नहीं करती थी, लेकिन अब अनीता को जादुई खेत से जादुई गन्ने निकालने के लिए सोनी से ज्यादा सही इंसान कोई नहीं लगा। अनीता सोनी के पास जाती है और बोलती है, सोनी मुझे तेरी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए काकी? बताइए, मुझ गरीब से आपको कैसा काम? देख, काम करने से पहले मैं तुझे ये बता दूं कि अगर तू मेरी मदद कर देगी ना तो मैं तुझे बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना और पहनने के लिए कपड़े दे दूंगी। आप सच कह रही है क्या? ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी बहुत समय से मैंने अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हैं और पेट भरकर खाना भी नहीं खाया है। ऐसे ही अनीता सोनी को अपनी सारी बात बता देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और अमावस की रात आने वाली होती है और अनीता सोनी से कहती है, कल रात तुझे जाना है सोनी, उस जादुई गन्ने के खेत में गन्ना लाने के लिए। हाँ हाँ, मुझे याद है। आप मेरे साथ तो चलेंगी ना वहाँ पर? मैं तेरे साथ ही चलूंगी, लेकिन खेत के अंदर तुझे अकेले ही जाना होगा। आप चिंता मत कीजिए, अंदर तो मैं अकेले चली जाऊंगी। बस आप मेरे साथ वहाँ तक चलना, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता। अगले दिन अमावस की रात को अनीता सोनी को लेकर फिर से उस जादुई गन्ने के खेत में पहुंचती है। सोनी को देखकर ना तो गन्ने के खेत में कोई हलचल होती है और ना ही कोई डरावनी आवाज होती है। अनीता खेत से दूर खड़ी रहती है और सोनी को भीतर जाने के लिए बोलती है। सोनी जैसे ही गन्ने के खेत में अपना पहला कदम रखती है, तब भी सोनी को कुछ नहीं होता। सोनी बड़ी ही आसानी से गन्ने के खेत से एक गन्ना निकाल लेती है और उसे लेकर बाहर आ जाती है। अनीता ये सब कुछ देखकर बड़ा खुश होती है और सोनी उस गन्ने को अनीता को देते हुए बोलती है,
ये लीजिए काकी, आपने कहा था ना कि गन्ना ला दो, तो मैंने आपको गन्ना ला दिया है। अब आप मुझे खाना और कपड़े दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब कुछ दूंगी, पहले यहाँ से घर तो चल। अनीता सोनी के साथ वापस घर आ जाती है और जादुई गन्ने को लेकर अपने घर में रख देती है। दोनों पति पत्नी जादुई गन्ने को अपने घर में देखकर बहुत खुश थे। अगली सुबह जब सोनी अनीता के दरवाजे पर आती है तो वो फिर से अपने कपड़े और खाना मांगने लगती है और अनीता उसे धक्का देते हुए बोलती है, चल जा यहाँ से, तुझे ही सब कुछ दूंगी क्या मैं? अरे मुझे तो बस तुझसे अपना काम निकलवाना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोबारा मेरे घर के आसपास भी भटकी ना तो मैं मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगी। उदास हुई सोनी वहां से चली जाती है। तभी अनीता अपने पति हरि से बोलती है, अजी, एक रात से ये जादुई गन्ना हमारे घर पर है, लेकिन अभी तक हमारे ऊपर पैसों की कोई बरसात नहीं हुई है। आखिर कितना समय लगेगा? ये तो मुझे भी नहीं पता, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, क्या पता जल्दी ही कोई करिश्मा होने वाला हो। हरि और अनीता ये सब बोल ही रहे होते हैं कि तभी वो जादुई गन्ना अपने आप हवा में खड़ा हो जाता है और फिर से वही डरावनी आवाज आती है, तुझे क्या लगा था कि तू एक मासूम के हाथ से जादुई गन्ने के खेत से गन्ना ले आएगी और अपने लालच को पूरा कर लेगी? मुझे लगा था कि शायद तेरा दिल बदल गया होगा और तू उस बच्ची की मदद करेगी, लेकिन तेरे मन में लालच भरा है, लालच। इसीलिए अब तुझे सजा मिलकर रहेगी। इतना कहकर वो गन्ना दोनों पति पत्नी की पिटाई करने लगता है और पीटते हुए उन्हें घर के बाहर ले आता है। सारे गांव वाले इस पूरे तमाशे को देखने लगते हैं और सभी को पता चल जाता है कि अनीता ने सोनी का इस्तेमाल करके जादुई गन्ने के खेत में से गन्ना लाकर अपने घर पर रखा है। दोनों पति पत्नी की मार खा खाकर अधमरी हालत हो जाती है और गन्ना चुपचाप जाकर सोनी के पैरों में गिर जाता है। और उस दिन के बाद अनीता को एक अच्छा सबक मिल जाता है और सोनी पर धन की वर्षा हो जाती है।